गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना चैप्टर 5 जो कि यूनिट 2 का है, उसका नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने देख रखा है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं, अपनी बिजनेस स्किल किस तरह से हम डेवलप करते हैं, किस तरह से किसी कार्य को करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या होती है सेल्फ मैनेजमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि जवाबदेही, या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो आप अपने एक्शंस यानी जो भी काम आप कर रहे हो आप वो किस तरह से करते हो, वो सारा काम उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बट दे डोंट मीन द सेम थिंग। यानी कि हम कई बार इन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करते हैं, अपनी जवाबदेही को, मगर ये दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक रिलेट करती हैं, मगर इनका मीनिंग, इनका जो मतलब होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जवाबदेही आपको खुद को देनी होती है। ठीक है, आप खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और आपके ऊपर डालता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप उस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में मेन डिफरेंस यही होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैक्सिमम टाइम में दूसरों के अकॉर्डिंग दी जाती है आपको, और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी आपके खुद के एक्शंस पर डिपेंड करती है। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी में आप किसी और को अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यानी जो काम आप कर रहे हो, चाहे वो काम का रिज़ल्ट एक सही वे में मिले या फिर उसका रिज़ल्ट एक नेगेटिव वे में मिले, वो दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करती हैं। ये अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि जो भी एक्शन आप कर रहे हो उसके ज़िम्मेदार, उसकी जवाबदेही आपको खुद को देनी होती है। ठीक है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी और के अकॉर्डिंग दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मीन्स हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। मीन्स हमारे पर कोई वर्क हमें मिला है और हमें वो कंप्लीट करना है, तो वो वर्क जो मिला है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करना। अब वो वर्क हम अकेले भी कर सकते हैं अगर टाइम है तो, वरना अगर टाइम कम है और काम ज़्यादा है तो हम उस वर्क को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी में आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके खुद के एक्शंस होते हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं अकाउंटेबिलिटी के। ठीक है, कि आप किस तरह से अपने कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल जो लोग करते हैं, यानी कोई काम को टाल देते हैं, कल के लिए करेंगे या बाद में करेंगे। ठीक है, या उससे छोड़ देते हैं, तो उससे कैसे बचना है इसके लिए ये दिया गया है। हमेशा ये देखते हैं, यहाँ पर पहली लाइन दी गई है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज डिफाइंड एज द अवॉइडेंस ऑफ डूइंग अ टास्क दैट नीड्स टू बी कॉम्प्लिश्ड। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा कार्य जिसे पूरा करने की आवश्यकता होती है, मतलब जिसे पूरा करना ज़रूरी होता है और उसे करने से हम बचते हैं या उसे टालने लगते हैं। ठीक है, या ये कहते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे या बाद में करेंगे, जो भी चीज़ें जिस भी तरह से हम उसे टालते हैं वही कहलाता है आपका टाल मटोल करना, किसी काम को टालना। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी कोई ऐसा काम हमें मिल जाता है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है या फिर जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, या फिर उससे कह देते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, करना हो, लेकिन आप उसे करना नहीं चाह रहे हैं, तो हम अक्सर उसे कल के लिए टाल देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हम थोड़ी देर बाद करेंगे, और हम ऐसा काम चूज़ करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है या फिर जो कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस वजह से हमें ये चीज़ें हमेशा अपनी अकाउंटेबिलिटी में, यानी हमें हमेशा जवाबदेही करते समय इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने काम के प्रति सजग रहें। हमेशा जो भी काम हमें करना है कोशिश करें हम वो काम उसी टाइम पर करें, एक टाइम से ही करें।
ठीक है, उसे कल के लिए ना टालें, बाद के लिए ना टालें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आप कोई काम को टालते हैं, ठीक है, या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है उसे टालते हैं, तो इससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, मीन्स ना ही आपकी क्रियात्मकता या कह सकते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी में कमी आती है, बल्कि आपकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों में भी बहुत हद तक कमी आती है। ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अफेक्ट होती हैं, और जब उन चीज़ों के लिए हमें ज़िम्मेदार ठहराया जाता है तो हम काफ़ी लो फील करते हैं, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पर लूज़ करने लगते हैं। सपोज़ कोई काम आपको बोला गया, आपने उसको टाल दिया, आप किसी और काम में लग गए और वो काम नहीं हो पाया, कोई और जो सामने वाला जिसका काम होगा, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप ही उस काम को जब आप नहीं कर पाते हैं टाइम से, फिर आप गिल्ट में चले जाते हैं कि आप टाइम रहते ही वो काम कर सकते थे, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, किसी भी काम को टालने से थोड़ा बचना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस तरह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हमेशा अपनी विश लिस्ट या जो टू डू लिस्ट है होती है, यानी कि जो काम हमें करना होता है उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, और हमेशा बार बार उसे हमें देखते रहना चाहिए, उसे रिमाइंड करते रहना चाहिए, जिससे कि इससे क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी मोटिवेटेड, काफ़ी सजग रहते हैं कि हमें ये काम करना है। हम हमेशा चेक करते रहते हैं कि हमारा कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है। उस लिस्ट को अक्सर हमें ऐसी जगह पे पेस्ट करना चाहिए या फिर ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे हमारी निगाह बार बार उस पर जाए। इससे क्या होता है कि आपको इनकरेजमेंट मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है उस कार्य को करने का, जल्दी ख़त्म करने का, ठीक है। और जैसे फिर क्या कहते हैं कि जब भी टास्क कंप्लीट हो जाए, आपका जो भी टू डू लिस्ट आपकी है उसका टास्क जब कंप्लीट हो जाए, तो हमेशा खुद को इनकरेज, यानी खुद को, या फिर ये कहें खुद को थोड़ा सराहना देनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि कभी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए या ऐसा, लेकिन सेल्फ अपने मन में ही थोड़ी बहुत आपको खुशी होती है जब कोई काम आप करते हो, ठीक है, तो वो काम हमेशा करना चाहिए। और जो भी कठिन काम होते हैं, जो भी हार्ड वर्क वाले वर्क होते हैं, उन्हें आपको पहले करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप की एनर्जी लो होने लगती है, उससे पहले जब आप कठिन कार्य को ख़त्म कर लेते हो, तो आप अगर वहाँ पर अपनी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को या फिर इंटरेस्टेड वर्क को लेकर बैठते हो, तो फिर से आप में एक नई एनर्जी आ जाती है। और अगर आप पहले ही आप इजी वर्क करने लगोगे और आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, तो आप हार्ड वर्क कभी नहीं कर पाओगे, आप कठिन काम जो है वो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा हमें टाल मटोल करने से बचना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमारी काफ़ी मदद करती हैं इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर अडॉप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मतलब कि हमेशा हमें अपना माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए कि सपोज़ हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम थोड़ा घबरा जाते हैं या हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, हमें कुछ समझ में नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं, फिर भी वहाँ पर हमें अब पेशेंस से काम लेना चाहिए। हमें उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी चाहिए कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उसी प्रॉब्लम में इतना उलझ जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए होती हैं, ठीक है, और बाद में वो उनके गिल्ट के रूप में सामने आता है। तो हमेशा हमें प्रॉब्लम सेंटर्ड की जगह एक सॉल्यूशन सेंटर्ड माइंड यूज़ करना चाहिए। हमेशा हमें प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, हमें उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग योर ओन इमोशंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते। अक्सर जब भी आपको गुस्सा आता है, आप जगह नहीं देखते हो कहाँ पर आप गुस्सा कर रहे हो, ये जगह नहीं देखते हो कि कहाँ पर आप क्या बातें कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा अब सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि अपने इमोशंस को हमेशा मैनेज करके चलना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर चलना चाहिए। कभी भी ऐसी जगह अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहिए जहाँ की अननेसेसरी हो या फिर जहाँ पर आपको उसका कोई
यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको खासकर अपने बिजनेस में, अपने मतलब जहाँ आप काम करते हैं उस प्लेस पर अपने इमोशंस को कभी सामने नहीं लाना चाहिए। ठीक है, कभी भी अपने इमोशंस को अपने काम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मीन्स कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनका ख़राब मूड है तो वो काम को अच्छे ढंग से नहीं करते या फिर रूडली बात करते हैं लोगों से। ठीक है, तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें सपोज़ हम किसी और से नाराज़ हैं और किसी और पर उसका गुस्सा निकाल देते हैं, तो ये काम करने से हमें बचना चाहिए किसी भी चीज़ में। ठीक है, इस तरह से हम अपनी अकाउंटेबिलिटी यानी अपनी जवाबदेही को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को काफ़ी अच्छे से सेल्फ मैनेज बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन। ठीक है, डज दिस एक्शन हेल्प इन फिक्सिंग द प्रॉब्लम। तो हमेशा इमोशंस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें किस सिचुएशन में किस इमोशंस का यूज़ करना चाहिए, या फिर ये कौन सी प्रॉब्लम में हमें किस तरह से हेल्प हो सकती है, हमारा एक्शन किस तरह से खुद को या दूसरों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने आप को सेल्फ मैनेज करना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कोपिंग विथ डिस्ट्रेस, यानी कि तनाव से, जो भी तनाव आपके होते हैं उनसे आपको किस तरह से डील करना है वो हमेशा ध्यान में होना चाहिए आपको। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो या जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स में किसी की डेथ हो, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी की बीमारी हो। ये सारी चीज़ें अचानक से हमारे सामने आ जाती हैं और ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है। ठीक है, ये आनी ही आनी है आपके सामने कभी ना कभी। तो हमेशा उसमें क्या होता है कि हम काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं उन चीज़ों में, और हमें उन चीज़ों पर हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें इतना ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाए। हमें हमेशा उन चीज़ों से ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं कि समय के साथ साथ आपके जो घाव होते हैं वो भर जाते हैं, तो हमेशा अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए इन चीज़ों के लिए। ठीक है, कभी भी उसमें डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो हमेशा इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट में किस तरह से हम पॉजिटिव रिजल्ट अपना दे सकते हैं, किस तरह से एक पॉजिटिविटी के साथ हम अपना वर्क कर सकते हैं और उसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने अभी तक देखा है कि सेल्फ मैनेजमेंट में हम क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट होना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्क करना, अपने वर्क को किस तरह से हम टाइम एलोकेट करते हैं। ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सेल्फ मैनेजमेंट में अभी तक देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों के मदद से, इन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स की मदद से हम एक पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, आपको अधिक व्यवस्थित बनाता है। जब भी आप किसी काम को करते हैं, जब भी कोई काम आपको अलॉट होता है, आप किसी काम को शेड्यूल करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, तो हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी काम को करना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड वे में करने का मतलब है कि जब आप इन चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, उसे प्रायोरिटी या शेड्यूल देंगे हर एक काम को, तो आप अपने गोल की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट बड़े ही आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट जैसे इंस्टिल्स डिसिप्लिन, यानी कि जो आंतरिक अनुशासन होता है वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं। जब भी आप किसी काम को करने की कमिटमेंट देते हैं किसी को, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हमेशा हमें अनइम्पॉर्टेंट जो वर्क होते हैं उन्हें हमेशा
हम बाद में करना चाहिए, या फिर कोई और कर सके उन चीज़ों को, तो हमें इस तरह से देखना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमेशा जब भी हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, जब भी हम आंतरिक रूप से अब अनुशासित होंगे किसी काम को करने के लिए, कि हमें ये काम कितने टाइम में करना है, किस तरह से करना है, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, तो हमेशा हम एक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अटेनिंग गोल्स, यानी कि आपको एक गोल बनाने में, एक गोल अचीव करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसका पढ़ते हैं क्या दिया है। इफ़ यू मेक अ शेड्यूल फॉर एग्जाम्स and follow it in a disciplined way, you will be able to prepare for your exam and attain your set goals। यानी कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है और आप उसके लिए एक प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन वे में, अनुशासित वे में तैयारी कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आप जो गोल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, वो आप बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपके लिए उसके पास भरपूर टाइम होता है, मिल सकता है। तो हमेशा हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के लिए। इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी भी काम को करने के लिए हमेशा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि आप उस काम को कर सकते हैं। आपको खुद को, सबसे पहले खुद को इनकरेज करना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, कि आप उस काम को करने में सक्षम हैं, और किसी से भी वो काम, मतलब किसी और से वो काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हमेशा किसी भी काम का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। लास्ट है यहाँ पर कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। इसमें क्या दिया गया है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, और आपकी जो सराउंडिंग होती है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, जो भी आपके नेबर्स होते हैं, जो जब आपको देखते हैं कि आप बिना किसी मदद के एक अच्छा रिजल्ट पा रहे हो, बिना किसी की हेल्प लिए आप एक अच्छा गोल अकम्प्लिश कर रहे हो, ठीक है, अचीव कर रहे हो, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। हमेशा हमें उस रिस्पेक्ट की, जो रिस्पेक्ट वो दे रहे हैं, उसकी कदर करनी सीखनी चाहिए। ठीक है, कभी भी कभी भी उस रिस्पेक्ट के थ्रू हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एक पोलाइट वे में सभी से बिहेव करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कभी भी ऐसा कोई काम जिसमें हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ सकती है, ठीक है, उसमें हम काफ़ी अच्छे से दूसरों की मदद ले सकते हैं, और दूसरे भी हमारी सहायता करने से मना नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए। तो ये था आपका आज का चैप्टर, जो कि चैप्टर 5 है, ये कंप्लीट हो गया है। अभी इसके असेसमेंट बाकी हैं, इसके असेसमेंट आपको मैं दे दूंगा, और असेसमेंट के बाद आपको जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, इसके नोट्स जैसे ही मैं प्रोवाइड करूंगा, उस नोट्स के बेसिस पर आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, और अगर कोई इशू होता है इस वीडियो को देखने में या फिर समझने में कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे पर्सनल में या फिर ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।